नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, YouTube और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस प्रकार के कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उनका लगभग टॉपिक्स लगभग सिमिलर है, सेम है कि भारतीय लड़के पुरुष शादी करने से क्यों डरते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है, एक प्रकार की एक स्टडी की गई थी। वो स्टडी एक टाइप के क्वेश्चनर्स थे, वो दिए गए थे। जो विभिन्न प्रांतों के लोग थे उनको ये भेजा गया था और उन्होंने अपना जो मत मीन्स अपनी जो व्यथा है वो बताई थी और उसके आधार पे ये वीडियो बनाया गया है। वो स्टडी का जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो हम इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे और जब वो स्टडी जो है वो पब्लिकेशन हो जाएगा तो फिर हम उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर जरूर कर देंगे। इससे पहले भी एक वीडियो मीन्स एक प्रकार की स्टडी की गई थी जो आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 498 इंडियन पीनल कोड ऑन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज एंड ओवरव्यू ऑफ एनसीआरबी डाटा 498 आईपीसी एंड डिसेबिलिटी एक्ट। और ये आपको ये जर्नल है, जर्नल का नाम बताया गया, उसमें आप इसे लोकेट कर सकते हैं। तो अब एक इस प्रकार की एक वो स्टडी की गई है, वो हम जब तक वो पब्लिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो टाइटल है वो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है उसके जो अंश हैं वो हमने इस वीडियो में जरूर शेयर किए हैं ताकि आपकी जानकारी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लोगों के पास सही जानकारी है वो पहुंच सके। तो पहले हम ये कारणों पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय लड़के पुरुष शादी करने से क्यों डरते हैं। तो सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो झूठे आरोपों का डर। तो झूठे आरोप किस प्रकार के हो सकते हैं? झूठे आरोप देखिए, जब भी कोई शादी होती है दोनों में पति पत्नी में मनमुटाव होता है, डिस्प्यूट्स राइजेस होते हैं और उसके बेसिस पे जब वो सेपरेशन हो जाता है तो फिर कुछ बार्गेनिंग करने के लिए अधिकतर देखा गया है कि जो वाइफ्स हैं वो झूठे केसेस हस्बैंड के ऊपर भी और साथ में उनकी जो पूरी इंटायर फैमिली के ऊपर 498 का जो केस है वो लगा देती हैं। इससे ताकि जो पूरी की पूरी जो फैमिली है वो तनाव में आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि झूठे आरोपों का डर में ये है कि जो पुरुष हैं वो शादी करने से अब डरने लगे हैं, क्योंकि अगर जो खासकर जो अरेंज्ड मैरिज में ये अक्सर देखा गया, लेकिन लव मैरिजेस भी होती हैं उसमें भी कुछ केसेस मिलेंगे आपको, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस है वो अरेंज्ड मैरिज में पाए गए हैं। वो एक स्टडी जो की गई है उसमें भी आपको इस ऑब्जर्वेशन पे ही हम जब आगे हम वीडियो में जाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर पाएंगे। तो ये क्या होता है कि 498 का जब केस लगता है तो पूरे की पूरी फैमिली को अक्यूज्ड बना दिया जाता है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर ट्रायल चलता है, तो जो कि सालों साल चलता है, जिससे पूरी की पूरी जो फैमिली है वो तनाव में आ जाती है और एक तरह का डर के माहौल में रहती हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि ये अक्सर जहाँ तो लड़की लगा सकती है, जो वाइफ हैं, मैरिड वूमेन है वो लगाती है, या फिर उनका कोई भी फैमिली का जो मेंबर है वो केस फाइल कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऊपर काफ़ी जो है वो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और डायरेक्शंस अपने कई जजमेंट्स में लिखा भी है कि इसको रिव्यू कीजिए और इस लॉ को थोड़ा सा अमेंड कीजिए। तो ये अब तो तुरंत गिरफ्तारी तो नहीं होती है, लेकिन जो अक्यूज्ड है वो जरूर बना लिया जाता है पूरी फैमिली को, और जिससे जो ट्रायल है वो कई सालों तक चलता है, जिससे पूरी की पूरी जो फैमिली है वो सफ़र करती है। और तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि झूठे आरोपों का डर। और दूसरा कारण जो बताया गया है वो वित्तीय बोझ, मीन्स फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरली जो लड़के वाले हैं उनको बेयर करना पड़ता है। अब यहाँ से ये तो हमने जरूर सुना है कि दहेज की मांग की जाती है, कई जगह कस्टम्स बने हैं, कई स्टेटों में कस्टम्स के तौर पे दहेज को दिया जाता है। तो हमारी जो सरकारें हैं और लेजिस्लेशन है उन्होंने कानून गिव एंड टेक दोनों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन ये तो देखा गया है कि
सिर्फ जो है लड़की वाले जो है वो दहेज देते हैं, कई बार बिना मांगे भी देते हैं, कई बार देते हैं। तो लेकिन दूसरा पक्ष भी जो है वो भी फाइनेंशियल जो है जो बर्डन है वो बेयर करता है। अब क्योंकि जब भी रिश्ता होता है तो वो दोनों फैमिली के मीन्स एक ही स्टेटस के अक्सर जो अरेंज मैरिज है वो एक ही स्टेटस के फैमिली के बीच में होती है। तो जब भी कोई फैमिली है वो जो मीन्स ब्राइड की साइड से जो एक डाउरी दी जाती है जो, तो वो सेम बर्डन जो है चाहे डाउरी हो चाहे गिफ्टेड आर्टिकल्स हैं वो देती हैं ब्राइड को, तो उस ग्रूम साइड से भी वो सेम लेवल के जो आर्टिकल्स हैं वो दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो फाइनेंशियल बर्डन है लड़के वालों को भी उठाना पड़ता है। तो अगर कुछ लोग एग्री होंगे, जो नहीं एग्री होंगे, तो इस पे आप नेट के ऊपर आप देखें और इसमें से डाटा को आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे सर्च कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, ये तो पहले था दहेज की मांग का, दूसरा था कानूनी खर्चे। तो ऐसे नहीं कि जब कानूनी खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि जैसे कोई भी केस लगा दिया गया मीन्स लड़की की साइड से, तो जो लिटिगेशन का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि बेल के लिए भागना पड़ता है, एंटीसिपेटरी बेल, फिर ट्रायल, वकीलों का खर्चा और लिटिगेशन एक्सपेंसेस, फिर मीन्स ये सारा का सारा जो डायर जो खर्चा है वो लाखों में चला जाता है। तो ये जनरली जो कोई लड़के वाले हैं जो जिनकी जॉब नई लगी है, कुछ हज़ारों में कमा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो कानूनी खर्चा है वो है एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है। तो काफ़ी क्योंकि केसेस हैं वो लंबे चलते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन्स आ जाते हैं। तो ये जो मेन कारण ये भी है कि इसी वजह से जो लड़के और जो पुरुष हैं वो शादी करने से अब डरने लगे हैं, खासकर जो मध्यम वर्गीय हुए तो उनको ये सबसे प्रॉब्लम आती है। रिच पर्सन्स के लिए तो कोई बैरियर्स नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स जो है वो बेयर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये अब वो शादी करने से घबराने लगे हैं। तीसरा कारण जो बताया भावनात्मक और मानसिक तनाव। देखिए तनाव और चिंता का सब ये बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव बन जाता है इनके ऊपर, मीन्स पुरुषों और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर। तो मीन्स जब भी कोई केस लगेगा तो उसके ऊपर उनको एक तरह का स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि कोई जॉब कर रहा होगा तो जॉब छोड़ के मीन्स जॉब से लीव लेके मीन्स अपने केसेस को डिफेंड करने के लिए जाएगा। तो केस एक तो होता नहीं है, कई तरह के केस लगा दिए जाते हैं, जैसे कि 125 CRPC का जो मेंटेनेंस का केस हो गया, फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, तो और ये अगर ये 498 का केस हो गया, तो लगभग 3 केस तो कम से कम लगाए ही जाते हैं। तो अगर उस ऑर्डर्स को चैलेंज करना, उसकी अपीयरेंसेस देना, फिर रिवीजन, रिव्यू, इस तरह की जो पिटीशनें आगे फाइल की जाती हैं, हाई कोर्ट में जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना, तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे रोज़मर्रा की जो लाइफ है पुरुषों की और जो लड़कों की, जो उनके परिवार वालों की, काफ़ी तनाव और चिंता से गुजरती है। तो ये एक जो सबसे एक कारण ये भी है कि इसकी वजह से जो भारतीय पुरुष और लड़के हैं वो अब शादी करने से डरने लगे हैं। अब ये सिर्फ तो ये रहा पारिवारिक तनाव या चिंता होगी, अब कार्यस्थल पर भी प्रभाव पड़ेगा। नेचुरली जब आप किसी पर केस लगेगा या जो लिटिगेशंस लगेंगी तो वो उसका जो वर्क परफॉर्मेंस भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि अब 498 का केस जैसे होता है तो उसमें एक क्रिमिनल केस होता है, उसमें परिवार मीन्स जो जिनको अक्यूज्ड बनाया जाता है या आरोपी बनाया जाता है, तो उसको अपनी हाजिरी जब अपीयरेंस है वो देनी पड़ती है कोर्ट में। और 125 के CRPC का भी केस हुआ, उसमें भी कई वकीलों से मिलने के लिए जाना पड़ता है। तो जिससे क्या होता है, बार बार फ्रीक्वेंट कोर्ट जाने से या पुलिस स्टेशन में जाने से तो उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। तो इसकी वजह से ये मीन्स जब वर्क परफॉर्मेंस अफेक्टेड होगा, अगर खासकर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इतना जो उनका जो ऑनर है, जो प्रॉपर्टी है, वो इतनी छुट्टियां नहीं देगा, जिससे उनको या तो निकाल दिया जाता है नौकरी से या फिर वो काफ़ी स्ट्रेसफुल जो लाइफ है वो बेयर करते हैं, क्योंकि ये सारा बर्डन भी उनको बेयर करना पड़ता है। तो ये एक प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से भारतीय लड़के जो हैं वो शादी करने से अब डरने लगे हैं। और अब चौथा कारण यह है परिवार पर प्रभाव। तो क्योंकि अब झूठे केस लगाए जाते हैं, मान लीजिए किसी एक जो कहीं भी रह रहे हैं लड़के वाले, कहीं भी पुरुष जो है अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, किसी गली मोहल्ले में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ अगर केस लगाया जाता है तो लोग भी आस पड़ोस के लोग हैं वो बातें बनाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो रेपुटेशन है, जिन्होंने कभी आज तक कोई पुलिस स्टेशन देखा तक नहीं है, वो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पुलिस घर आती है, कई बार कोर्ट के समन्स घर आते हैं। तो इसी वजह से उनकी जो प्रतिष्ठिता है, जो रेपुटेशन है, जो उन्होंने सालों से उन्होंने
इकट्ठी की होती है, वो इसी कारण से केसेस की वजह से उनकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है, उनकी अफेक्टेड हो जाती है। तो इसी वजह से ये भी एक कारण है जिसकी वजह से भारतीय पुरुष और लड़के हैं अब शादी करने से डरने लगे। तो अब ये आप इस साथ में अलगाव का भी है कि क्योंकि अब वो कई बार कि देखा गया है कि जब भी केस लगता है वो परिवार वाले एक दूसरे से मीन्स नेबर से आस पड़ोस से बात करना कम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनको अपने आप में भी शर्मिंदगी जो है वो उठानी पड़ जाती है, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछते हैं प्रभाव क्या बना केस का, क्या हुआ। तो इस तरह के सवाल पूछने से भी उनकी जो है जो पारिवारिक प्रतिष्ठा है वो अफेक्ट पड़ती है और साथ में उनको अलग अलग भी रहना पड़ता है, तो इसकी वजह से उनको शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है। अब दूसरा एक और कारण जो है भाई बहनों पर प्रभाव, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण भी है। जब भी अब देखिए जब भी केस किसी पुरुष पे लगता है तो उसकी जो मतलब देवर हुए या फिर जो उनकी ननद हो गई उनको भी केसेस में नाम डाल दिया जाता है एफआईआर में। जैसे पुलिस की तो थाने में रिपोर्ट लिखाई उनका भी नाम डाल दिया गया, या फिर चार्जशीट में उनका नाम अगर नहीं कटता है तो उनको भी साथ साथ जो है ट्रायल फेस करना पड़ता है, क्योंकि कसूर इनका सिर्फ इतना ही होता है कि वो एक ही परिवार में साथ रह रहे होते हैं। तो अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए किसी भी जो बच्चा वो पढ़ रहा है या कॉलेज में जा रहा है या फिर जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसको सरकारी नौकरी मिलना तो काफ़ी कठिन हो जाता है। जब क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन को अगर वो छुपाता भी है तब भी उसको न कभी भी समय टर्मिनेट किया जा सकता है, और अगर बताता है तो तब भी जो है वो उसको काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं नौकरी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। इसके लिए कई वीडियोस बनाए भी हुए हैं, अगर आप इस यूट्यूब में चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप उस वीडियोस को आसानी से प्ले लिस्ट पे आप लोकेट कर सकते हैं। तो इनकी वजह से क्या है कि अगर कोई अनमैरिड सिस्टर है तो उसकी भी शादी में अड़चने आ जाती हैं, क्योंकि अगर केस लगा होगा तो फिर नेचुरली जो है ये बातें दूसरे वालों को मीन्स जो उनके जिनके साथ रिश्ता तय होने वाला है उनके साथ भी बातें शेयर करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से भी उनके जो मैरिज प्रोस्पेक्ट्स हुए, चाहे ब्रदर हुआ चाहे सिस्टर हुए, उनके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स भी अफेक्टेड होते हैं, उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स भी अफेक्टेड होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से भारतीय पुरुष और जो लड़के हैं वो शादी करने से अब घबराने लगे हैं। अब कानूनी समर्थन की कमी, क्योंकि अब ये बताया गया है कि जो न्याय प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो होती है, धीमी होती है। मीन्स स्लो काफ़ी स्लो तो नहीं, धीमी जरूर होती है, क्योंकि अब केस जैसे कोर्ट में जाता है तो वो महीनों में नहीं सालों में मीन्स डिस्पोज होता है। उसके बाद फिर आगे भी प्रोविजंस होते हैं, मीन्स अगर बरी भी कर दिया गया मीन्स पुरुष को तो वो आगे क्रिमिनल अपील जो है वो फाइल कर देती हैं जो महिला पक्ष की साइड से, या फिर स्टेट की जो प्रोसिक्यूशन है वो भी आगे अपील फाइल कर देते। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो कम से कम 5 से 10 साल या फिर 15 साल इतने साल तक भी लग जाते हैं। तो मनुष्य की जो लाइफ है कुछ सालों में होती है, तो एक एंटायर जो पीरियड है वो काफ़ी जो गोल्डन पीरियड है वो अगर लिटिगेशंस में वेस्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि तनाव तो होगा ही, साथ में फाइनेंशियल बर्डन्स भी उनको बेयर करने पड़ते हैं। तो ये कानूनी जो समर्थन जो है वो पुरुषों की नहीं सुनी जाती, तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब दूसरा बताया गया अपर्याप्त कानूनी सहायता। पुरुषों को लगता है कि कानूनी सहायता अपर्याप्त है और बेहतर समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता है, क्योंकि अब कई जो लिटिगेशन कॉस्ट है जो है वो बेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनको फ्री लीगल एड सर्विसेज भी दी जाती है। लेकिन मेंटेनेंस के केस हुआ उसमें जो है पुरुष को मेंटेनेंस का खर्चा भी उठाना पड़ता है। कई बार जो वुमेन है वो सक्षम होती है, वो जॉब कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती नहीं है, तो इसके लिए उनको मेंटेनेंस भी, और उसके लिए लड़की वालों को मीन्स लड़की को एक कई डोमेस्टिक वायलेंस में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की भी उसको खर्चा उठाना पड़ता है। तो इस तरह के जो कानूनी सहायता है वो कई पुरुषों को लगता है वो पर्याप्त नहीं है, उनको नहीं सुनी जाती। अब दूसरा बताया है लिंग पूर्वाग्रह। तो ये बताया कि जैसे कानून में पक्षपात जरूर है यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं के लिए तो कानून बना दिया गया है जैसे 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 125 सीआरपीसी, लेकिन अब डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है वो पूरा पक्षपाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, और कानून मानता है कि जो पुरुषों के ऊपर कभी किसी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा कानून में पक्षपात होने की वजह से ये पुरुषों को लगने लगा है कि अब ये झूठे आरोपों से बचना उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि अगर फॉल्स केस भी लगा देती हैं तो उसके अगर एक्विटल भी हो जाता है, ऑनरली भी एक्विटल भी हो जाता है पुरुष, तब भी कोई ऐसा जो मौजूदा कानून है इतना सक्षम नहीं है कि महिला को या उनके परिवार वालों को सजा सुना सके, क्योंकि ऐसे बहुत रेयरली कोई केस हुआ होगा कि जब पुरुष बरी हो गया हो और महिला वालों को कभी किसी प्रकार के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हों कि
इन्होंने कोई झूठा केस लगाया था और जिसकी वजह से उनके कई साल बर्बाद हो गए। तो ये एक सबसे मॉडर्न कारण है। और पुरुष अधिकार आयोग की कमी मीन्स कोई मेंस राइट कमीशन के ऊपर भी कई आपने यूट्यूब्स में या कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपने देखा होगा कि कोई पुरुषों की मांग है कि इस तरह का एक कोई आयोग या कोई बॉडी या इम्पार्शियल बॉडी बनी चाहिए जो उनकी भी जो है वो ग्रीवेंसेस सुन सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अब यह है भविष्य की अनिश्चितता। अब देखिए आज की डेट में देखिए कई आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि इवन इंजीनियर्स भी हैं और कई प्रतिष्ठित संस्थानों से भी पढ़ने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक वन ऑफ द रीज़न ये है कि एक प्रॉपर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से भी एक जो है और साथ में आकर ये एडिशनल बर्डन्स भी और भी आ जाए तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण रहता है कि वो भारतीय पुरुष जो हैं वो अब शादी करने से घबराने लगे हैं। तो इसके लिए देखिए कोई स्टडी की गई थी। अब वो स्टडी के ऊपर हम थोड़ा सा मेथड क्या था वो स्टडी का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक कई सोशल नेटवर्किंग साइट में ग्रुप्स बने हुए हैं। जो लोग पुरुष पीड़ित लोग हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 36 क्वेश्चन हैं उनके समक्ष रखे गए थे। तो विभिन्न प्रांतों में लोगों को भेजा गया बाय सोशल मीन्स जो सोशल नेटवर्किंग साइट में जो ग्रुप्स थे उनको वहाँ पे भेजा गया। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ईमेल या फिर इनबॉक्स के द्वारा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो मेजॉरिटी कई लोगों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था उनका जो 15 जो लोगों का जो डाटा था उसके बेस पे आधार पे हम कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन है वो जनरेट कर सकते हैं कि क्या है, किस तरह की जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस कर रहे हैं। तो आइए हम उसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप किया गया, तो उन लोगों ने क्या क्या अपना जो है वो रिस्पॉन्सेज दिए, उसके बेसिस पे हम अपना कुछ ऑब्जर्वेशन है वो जनरेट कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन किस हद तक सही है। देखिए अब जो 15 लोग थे उन्होंने 14 लोग जो थे उन्होंने अपना नाम था वो जरूर बताया। एक व्यक्ति थे उन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं बताया था। और जो ईमेल डिस्क्लोजर्स में इनसे ईमेल भी पूछा गया ताकि फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ की जा सके। तो 9 लोग थे जिन्होंने अपना ईमेल है वो बताया था और 4 लोग जो हैं उन्होंने अपना मीन्स उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी और 2 लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं की, बस उस जो कॉलम था उसको ब्लैंक ही छोड़ दिया था। अब ये लोग कौन से पुरुष थे? ये 15 जो पुरुष थे उनकी जो एज थी वो 26 साल से लेकर 47 साल तक की एज ग्रुप के ये लोग पुरुष थे, मीन्स लोग जो मैन थे। और जिसमें औसतन देखा जाए मिनिमम जो एज थी वो 26 साल थी और मैक्सिमम एज थी 47 ईयर्स थी। और 2 लोगों ने अपनी जो है उम्र नहीं बताई, लेकिन औसतन अगर आप देखें जो मैक्सिमम जो पुरुष थे उनकी जो एज थी 32, 34, 32, 32, 34, 34, 30, 39। तो मीन्स 30s की जो एज में जो पुरुष थे उन लोगों ने अपनी अपनी व्यथा थी वो क्वेश्चनेयर्स के बेसिस पे जो है वो शेयर की थी। अब ये पुरुष कहाँ के रहने वाले थे? देखिए जोग्राफिकल रीजन्स के ऊपर भी हम गौर करें तो वो ऐसे नहीं कि सिर्फ एक स्टेट के थे, ये सारे जो विभिन्न प्रांतों के जो लोग हैं उन्होंने अपने अपनी जो है वो वहाँ से रिस्पांस दिया था। दिल्ली के 2 थे, आंध्र प्रदेश के 1 थे, गुजरात के 1 थे, वेस्ट बंगाल के 3 थे। इवन अमेरिका में जो NRI है जो यहाँ से पढ़ाई करके या फिर जॉब कर रहे हैं उनको वो भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना रिस्पॉन्स दिया था। हरियाणा का भी 1 थे, उत्तर प्रदेश के भी 1 थे, मध्य प्रदेश के भी थे, तमिलनाडु, राजस्थान और केरला। तो लगभग जो है नॉर्थ से साउथ तक के सभी विभिन्न प्रांतों के लोगों ने इन क्वेश्चनेयर्स के बेसिस पे रिप्लाई दिया था। अब इम्पोर्टेंट चीज पे हम आते हैं, मैरिज अरेंजमेंट कैसी थी? इन पुरुष जो पुरुष जो हैं जो फेस कर रहे हैं इस तरह के जो 498 के केसेस, तो उनसे पूछा गया कि उनकी मैरिज किस प्रकार की हुई थी। तो जिसमें से 15 जो पुरुष थे उन्होंने 12 ने कहा कि हमारी जो मैरिज थी वो अरेंज्ड मैरिज हुई थी, और सिर्फ एक पुरुष ने कहा कि उनकी अरेंज्ड नहीं थी, और एक पुरुष ने कहा कि उनकी मैट्रिमोनियल साइड से अरेंज हुई थी। तो मींस जो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जो वधु पक्ष और वर पक्ष के जो लोग हैं फैमिलीज मिलती हैं, आपस में सेटल्ड करती हैं और फिर शादी करती हैं। तो ज़्यादा ये देखने को मिला है कि जो अरेंज मैरिज के जो लोग हैं जो पुरुष हैं उनकी जो डाटा था वो देखिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहा है। तो मीन्स अरेंज मैरिज के जो लोग हैं वो जो पुरुष जो शादी करते हैं अरेंज मैरिज में उनका जो संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस डाटा सैम्पलिंग का जो डाटा था वो बेशक 15 का था, लेकिन इससे हम कुछ इन्फ्रेंसेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसमें अरेंज मैरिज का जो डाटा था वो काफ़ी ज़्यादा था। अब ये कंप्लेंट फाइलिंग लोकेशंस पे अगर हम देखें तो 9 पुरुषों ने माना कि जो कंप्लेंट्स थी वो उन्हीं की
जो होम टाउन है जहाँ वो रहते हैं वहीं कंप्लेंट है वो फाइल की गई थी। और 6 पुरुषों ने बताया कि जो कंप्लेंट है उनके आउटसाइड द होम टाउन में फाइल की गई थी। मीन्स 9 पुरुष जो ऐसे थे जिन्होंने जो लिटिगेशंस हैं वो फेस करेंगे वहीं जहाँ पे वो रहते हैं। तो मीन्स ये उनके लिए एक प्लस एडवांटेज पॉइंट यह है कि उनको कम से कम ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो 6 पुरुष हैं उन्होंने कहा कि आउटसाइड द होम टाउन, तो आउटसाइड जो होम टाउन जहाँ केसेस फाइल किए जाते हैं, मान लीजिए अब एक जो व्यक्ति है वो एक स्टेट में रहता है, वो दूसरी स्टेट में अगर केस फाइल किए जाते हैं तो वो अपने केसेस को डिफेंड करने के लिए दूसरी स्टेट में उसको जाना पड़ेगा। तो मींस उसको एडवोकेट भी जो है, जो लॉयर है वो दूसरी स्टेट का हायर करना पड़ेगा और हर अपीयरेंस में उसको जाना पड़ेगा, उसके फैमिली को भी जाना पड़ेगा जब तक उसने कोई एग्जेम्पशन जो है वो नहीं ली हो। तो जब तक एग्जेम्पशन नहीं मिलती तो तब उनको हर हियरिंग पे उनको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो नॉन अवेलेबल वारंट है वो इशू हो जाते हैं। तो ऐसे में इनकी जो 6 पुरुष हैं उनको आउटसाइड द होम टाउन उनको ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन्स जो हैं वो बेयर करने पड़ेंगे, कर रहे हैं, मीन्स करने पड़ेंगे नहीं, कर रहे हैं। तो इसकी ये 6 पुरुषों ने ये अपनी जो व्यथा बताई थी। और इसमें हम डाटा को देख सकते हैं तो होम टाउन वालों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी और 6 पुरुष थे जिनकी होम टाउन में जो बाहर से जो लोग फेस कर रहे हैं दूसरी स्टेट में जाके वो केसेस अपना डिफेंड कर रहे हैं, उनकी संख्या वो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम थी। अब देखिए ये टाइम पीरियड जो फॉर फाइलिंग द फर्स्ट कंप्लेंट पोस्ट मैरिज, शादी होने के कितने सालों के बाद उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी। तो 15 में से 7 लोगों ने कहा कि उनकी जो कंप्लेंट थी वो शादी अभी 1 साल ही हुआ था, 1 साल के अंदर अंदर ही कंप्लेंट है वो फाइल कर दी गई। मीन्स शादी के 1 साल के अंदर ही उन्होंने ये लिटिगेशंस फेस कर रहे हैं। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था तो ये केसेस लग गए उनके ऊपर। तो 7 मीन्स लगभग 50% से ज़्यादा पुरुष हैं उनको, मीन्स 50% के आसपास जो पुरुष हैं उन्होंने एडमिट किया कि जो कंप्लेंट थी वो 1 साल के अंदर भीतर ही डाल दी गई, शादी के 1 साल ही। और 1 से 3 साल में 4 पुरुषों ने कहा और 3 से 7 एक पुरुष ने कहा। 7 साल से अबव जो है उन्होंने 3 साल के बाद, मीन्स 7 साल के बाद उनकी कंप्लेंट फाइल की, शादी के 7 साल के बाद जो है वो कंप्लेंट फाइल की। तो अगर हम इसमें से इन्फ्रेंसेस निकालें लगभग 1 से 3 साल के बीच में ही उनको 11 पुरुषों ने एडमिट किया कि 11 पुरुषों ने कहा कि उनकी जो शादी के 11 मीन्स 1 से 3 साल के बीच में ही जो है वो 498 और दूसरे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उनके ऊपर लगा दिए। तो ये डाटा से हम यहाँ से इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि जो तुरंत मैरिज के बाद ये केसेस की संभावना ज़्यादा रहती है। तो और जो 3 से 7 साल उन्होंने कहा कि वो जो संख्या थी वो लगभग 1 थी, बाकी 7 साल से अबव थे उनकी संख्या थी 3 थी। इस ग्राफ से हम कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिफोर फाइलिंग चार्जशीट, तो 9 पुरुषों ने कहा कि कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी। मीन्स एफआईआर जो है वो कानूनन राइट है, कोई भी आदमी एफआईआर करा सकता है। लेकिन 8 लोग ने जो थे, 15 में से 8 पुरुषों ने कहा कि किसी प्रकार की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मैकेनिकली लेवल पे चार्जशीट फाइल कर दी गई। मीन्स जो एफआईआर में जो कंटेंट्स थे वो वैसे के वैसे ही, जब थोड़ा सा गवाहों के स्टेटमेंट लिखा कि जो पुलिस है अक्सर वो चार्जशीट फाइल कर देती है। तो उन्होंने कहा कि तफ्तीश किसी प्रकार की नहीं की गई थी। 2 लोगों ने सिर्फ कहा कि तफ्तीश की गई थी और 2 लोग चुप रहे और बाकी 3 लोगों ने जवाब नहीं दिया। अब इन दोनों के ऊपर हम डाउट क्रिएट इसलिए होता है कि हो सकता है कि वो डर रहे हों, मीन्स जो पुरुषों ने डर के वजह से नहीं जवाब दिया हो कि कल को हम आगे किसी केसेस में ना मतलब फंस जाए जहाँ उनके कैरियर में कोई मीन्स जो फेट है क्रिमिनल केसेस का वो अफेक्टेड ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अपना कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए लेकिन अधिकांश 8 पर लोग थे, मीन्स 50% से अबव लोगों ने यही एडमिट किया कि किसी प्रकार की पुलिस ने तफ्तीश नहीं की थी। जो लड़की ने स्टेटमेंट दे दी उसी के आधार पे पुलिस ने चार्जशीट है वो फाइल कर दी थी। देखिए इसके बेसिस पे ग्राफ साफ साफ बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही हैं जिन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं की थी। उसका ग्राफ कितना ऊपर तक गया हुआ है और बाकियों ने तो सिर्फ 2 व्यक्ति ने कहा कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो अधिकांश इसमें हमें इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि 498 के केसेस में पुलिस अक्सर मेजॉरिटी केसेस में जो है इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश जो है वो नहीं करती है। अब यहाँ पर बताया कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो हैं वो लिस्टेड बाय द पुलिस, कोई परिवार के अलावा कोई दूसरा अन्य गवाह पुलिस ने इकट्ठा किया था। 10 लोगों ने कहा कि कोई प्रकार का इंडिपेंडेंट विटनेसेस था। मीन्स जो केस लगाए जाते हैं तो सिर्फ लड़की की खुद की स्टेटमेंट और उसके परिवार वालों की खुद की स्टेटमेंट, जैसे लड़की का फादर हो गए, मदर हो गई या ब्रदर हो गए, उन्हीं की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो इस सिर्फ 161 सीआरपीसी में जब भी पुलिस जो है वो बयान लेती है तो इसमें
कोई इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो पुलिस ने नहीं लिस्ट किया था। सिर्फ एक आदमी ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस है, वो लिस्ट किया था। बाकी 3 ने कोई जवाब नहीं दिया और एक व्यक्ति ने कोई मीन्स कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि केस जाहिर की ट्रायल पेंडिंग है, तो हर व्यक्ति जो है वो इसमें बताए कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से घबराता है। अब बताया डाउरी लिस्ट बेयरिंग द सिग्नेचर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ। तो अब जो डाउरी लिस्ट का जो एक कानून बनाया गया, रूल्स अगर आप 1985 के देखेंगे, डाउरी प्रोहिबिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ब्राइड रूम्स एक रूल्स बनाए हैं 1985 के, तो उसमें आधार पे जो लड़की का जो फादर हुए या मदर हो गई, या लड़की ने खुद एक लिस्ट बनाई होती है, उसी को पुलिस एक डाउरी लिस्ट बना दी जाती है। वरना एक कानून जो बनाया गया, अगर आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 देखेंगे, उनके जो रूल्स 1985 में जो फ्रेम किए गए हैं, उसमें बताया गया है कि एक प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया गया, उसी आधार पर एक लिस्ट जो है वो होनी चाहिए और दोनों पक्ष के सिग्नेचर होने जरूरी हैं, ब्राइड के ब्राइड ग्रूम का, तो भी वो एक एडमिसिबल एक एविडेंस के तौर पे गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो एक डाउरी लिस्ट में जो लड़की कथित तौर पे जो एक लिस्ट बनाई जाती है लड़की की साइड से, जो उसके परिवार वालों की साइड से, तो वो ही लिस्ट को पुलिस एक डाउरी लिस्ट बना दी। तो 9 लोगों ने कहा कि उसमें सिग्नेचर नहीं थे। एक तरह की वो एक तरह की एक समझ लीजिए एक तरह की वो एक लिस्ट बनाई गई थी, मैन्युफैक्चर्ड लिस्ट समझ लीजिए, मैन्युफैक्चर्ड लिस्ट है वो बनाई गई थी। तो जिसमें सिर्फ जो हस्बैंड और उसकी फैमिली के कोई किसी प्रकार के सिग्नेचर नहीं थे। 2 लोगों ने कहा कि हाँ एक लिस्ट थी, उसमें हस्बैंड और फैमिली के सिग्नेचर थे। एक व्यक्ति ने नहीं बताया, एक ने कहा कि याद नहीं, बाकी 2 व्यक्तियों ने रिमेम्बर्ड, मतलब उससे इस कॉलम को खाली छोड़ दिया। तो मीन्स सिर्फ 2 व्यक्तियों ने ही कहा, 15 में से 2 व्यक्ति ने कहा कि हस्बैंड और उसके फैमिली के सिग्नेचर थे। अगले क्वेश्चन पे था कि अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि फीमेल फैमिली मेंबर्स को भी अक्यूज्ड बनाया गया। तो 13 लोगों ने कहा कि हाँ मीन्स फीमेल फैमिली मेंबर्स में हो गए, लड़के वालों की सिस्टर हो गई और उनकी जो मदर हो गई, और उनकी अगर कोई जेठानी है मीन्स भाभी है, तो वो उनको भी नाम मीन्स इम्प्लीकेट किया गया है कि उनका नाम मीन्स अक्यूज्ड के तौर पर डाला गया है। तो 13 लोगों ने कहा कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी अक्यूज्ड बनाया गया। और एक व्यक्ति ने सिर्फ कहा कि उनको नहीं बनाया गया। इससे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, जब भी 50-98 का जो केस लगाया जाता है, फीमेल फैमिली मेंबर्स को भी जो है वो अक्यूज्ड बनाया जाता है, क्योंकि 15 में से 13 और 1 व्यक्ति ने ब्लैंक छोड़ दिया था। और इसमें से देख लीजिए कि डाटा फीमेल फैमिली मेंबर्स को भी बनाने का काफ़ी ज़्यादा हाई है। सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं बनाया गया। अब कितने फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अक्यूज्ड बनाए गए, और एक व्यक्ति ने कहा कि 4 लोगों को बनाया गया, दूसरे ने कहा 8, और तीसरे ने कहा 1 व्यक्ति ने जो है बनाया गया। 2 लोगों ने बताया कि 8 जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मीन्स 4 व्यक्तियों ने कहा कि 1 फैमिली मेंबर को डाला गया, 8 व्यक्तियों ने कहा कि 2 फैमिली मेंबर मीन्स फीमेल फैमिली मेंबर्स को अक्यूज बनाया गया, 1 व्यक्ति ने कहा 3 फैमिली मेंबर्स को। तो औसतन आप देख लीजिए 2 फैमिली मेंबर्स को की जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मीन्स ये 15 में से 8 लोगों ने कहा कि 2 फीमेल फैमिली मेंबर्स से उनका नाम में डाला गया। तो जाहिर है उनकी जो सिस्टर है, जहाँ पे मदर है, उन दोनों का नाम भी बीच में डाला गया होगा। इससे हम इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स नेम्ड इन दी कंप्लेंट और एफआईआर, तो सीनियर सिटीजन्स का नाम भी कंप्लेंट और एफआईआर में डाला जाता है। तो 11 लोगों ने कहा कि हाँ सीनियर सिटीजन्स का नाम डाला गया है, और 2 लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया, सिर्फ 2 व्यक्ति ने कहा नहीं है। तो इसके बेसिस पे आप डाटा दिखा दीजिए कितना एक्सपोनेंशियल हाई दिया आ रहा है। तो मीन्स जब भी 50-98 का केस लगता है तो सीनियर सिटीजन्स का नाम इम्प्लीकेट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और देखिए अब इनकी एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अगर हम देखें तो 60 से 65 साल के जो लोग थे उनकी संख्या थी 7 थी, और 66 से लेकर 70 साल के 66 से 70 साल के लोगों की संख्या 3 थी। 71 साल से भी अबव जो बुजुर्ग थे उनकी भी संख्या डाली गई। इवन 81 से 85 साल के भी जो लोग हैं उनकी भी संख्या थी, वो 1 थी। तो मीन्स जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अगर हम देखें 60 से 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा हाई है। तो उनको भी नाम दर्ज किया गया है एफआईआर में, कंप्लेंट में। और अब एग्जामिशन एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया, तो 3 ने कहा कि उन्होंने एग्जामिशन एप्लीकेशन डाली है, और बाकी 6 व्यक्तियों ने इसके ऊपर कोई जो है जवाब नहीं दिया, और 6 ने कहा कि कोई किसी प्रकार की एग्जामिशन एप्लीकेशन नहीं डाली है। अब उनसे पूछा कि एग्जामिशन अपोज की गई है, तो 2 व्यक्तियों ने कहा कि हाँ अपोज किया, 1 व्यक्ति ने कहा अपोज नहीं किया। अब इसका इम्पैक्ट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि
केस पेंडिंग ड्यूरेशन क्या है। तो एक व्यक्ति ने 1 साल तक का जो पीरियड जो है वो 2 व्यक्तियों ने कहा कि 2 व्यक्तियों ने कहा कि उनका जो केस है वो 1 साल से कम अवधि के अंदर ड्यूरेशन में है। और 4 व्यक्तियों ने कहा कि उनका जो केस है 1 से 3 साल तक का चल रहा है। 3 से 5 साल के बीच में 2 व्यक्तियों ने कहा और 5 साल से अबव जो केस जो पेंडिंग चल रहा है वो 3 व्यक्तियों ने कहा। तो अब इसके ऊपर हम करेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका 1 साल चल रहा है वो भी अब जब पूछा गया था, जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब समय बीतने के बाद जो पीरियड है वो और बढ़ जाता है। तो अभी जो 5 साल से जो अबव जिनका समय हो गया वो 3 व्यक्ति थे, और जो 3 से 5 थे वो 2 थे, और 1 से 3 साल जो व्यक्ति थे वो 4 थे। जो 1 साल से कम जिन्होंने जो पेंडिंग केस पर है उन्होंने 2 व्यक्तियों ने कहा। तो इसके ऊपर करेक्टली इवैल्यूएट करना अभी पॉसिबल नहीं है जब तक केस जो है वो डिस्पोज नहीं हो जाता है। तो मीन्स औसतन जो है वो सालों में 3 तक चलता है केस, कई सालों तक चलता है। तो इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अब देखिए, अब उनसे पूछा गया किसी प्रकार की वो स्ट्रेस या एंजाइटी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो 12 पुरुषों ने कहा कि हाँ उनको स्ट्रेस और एंजाइटी है, और 2 व्यक्तियों ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा किसी प्रकार की उनको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं है। और वर्क प्लेस स्ट्रेस के बारे में, जहां वो काम काज करते हैं, क्या उनको स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, 10 व्यक्तियों ने कहा कि यस दे आर फेसिंग द स्ट्रेस। 3 व्यक्तियों ने कहा कि वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ 2 व्यक्ति ने कहा कि वो किसी प्रकार की स्ट्रेस फेस नहीं करे। तो इससे हम इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि जब भी केस लगता है तो उनको स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी पुरुषों को हो जाती है, और उनका जो वर्क परफॉर्मेंस भी जो है वो अफेक्टेड होता है। तो 10 पुरुषों ने कहा कि उनका वर्क परफॉर्मेंस है वो अफेक्टेड हुआ है। सिर्फ 2 पुरुषों ने कहा कि उनका वर्क परफॉर्मेंस अफेक्टेड नहीं हुआ, और 3 पुरुषों ने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का इस पर कमेंट नहीं किया। तो अब उससे पूछा किस तरह का वो मैकेनिज्म जो है वो फेस मींस क्रिएट करते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो 7 पुरुषों ने कहा कि वो सेल्फ मेडिटेशन करते हैं, और बाकी 8 पुरुषों ने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या किसी प्रकार का वो आइसोलेशन जो है वो फेस कर रहे हैं। 6 पुरुषों ने कहा कि हाँ वो एक आइसोलेटेड हो गया। 9 पुरुषों ने कहा कि वो आइसोलेटेड नहीं हुए, और 4 पुरुषों ने इसका कोई इस पर कमेंट नहीं किया। तो हम ये समझ सकते हैं कि आधे पुरुषों ने यही कहा कि वो अपने आप को अलग मीन्स आइसोलेटेड जो है वो फेस मीन्स हो जाते हैं जब भी उनके ऊपर केस लगता है। मीन्स उनको सोसाइटी से वो एक किस्म से वो अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, या हो जाते हैं या कट ऑफ कर लेते हैं। अब उसे पूछा कि इनकी फैमिली रेपुटेशन अफेक्टेड हुई है। 8 पुरुषों ने कहा कि यस उनकी जो फैमिली रेपुटेशन है वो अफेक्टेड हुई है केसेस लगाने से, और 5 ने जो है इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, और सिर्फ 2 पुरुषों ने कहा उनकी फैमिली रेपुटेशन अफेक्टेड नहीं हुई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा पुरुषों ने यही कहा है कि उनकी फैमिली रेपुटेशन अफेक्टेड हुई है, क्योंकि 5 लोगों ने कोई इस पर कमेंट नहीं किया। और तो इससे लिए एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल, लेकिन मेजॉरिटी पुरुष यही कह रहे हैं कि उनकी फैमिली रेपुटेशन अफेक्टेड हो रही है। तो क्या वो अपनी ये प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं कोलीग्स के साथ। तो 9 पुरुषों ने कहा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो मीन्स प्रॉब्लम शेयर करने से प्रॉब्लम जो है वो जरूर कम हो जाती है, लेकिन ये अपनी प्रॉब्लम जो है वो कोलीग्स और उसके साथ शेयर जरूर करते हैं। तो 9 पुरुषों ने इस पे मेजॉरिटी पुरुषों ने यही कहा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ शेयरिंग के ऊपर पूछा गया, तो उन्होंने जो है 10 पुरुषों ने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया। बाकी किसी ने कहा एक पुरुष ने कहा एक वीक के अंदर करते हैं, 1 से 4 वीक्स के बीच में 2 करते हैं, 4 वीक्स मोर देन 4 वीक्स के बाद 2 पुरुषों ने कहा करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा कि क्या इनकी मैरिज प्रोस्पेक्ट्स पे अनमैरिड सिबलिंग पर फर्क पड़ा है। सिर्फ एक पुरुष ने कहा उनकी मैरिज प्रोस्पेक्ट पड़ा है, 4 ने कहा किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा है। नो अनमैरिड सिबलिंग्स और नो सिबलिंग्स, तो या तो उनके सिबलिंग्स नहीं थे या फिर उनके अनमैरिड सिबलिंग्स नहीं थे। 4 पुरुषों ने ये कहा, और बाकी 10 पुरुषों ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया। अब एक सवाल पूछा गया कि कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे ट्रैवल करने की। तो 1 महीने में 3 बार जो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, एक पुरुष ने कहा 1 से 3 टाइम्स पर मंथ 8 पुरुषों ने कहा, और लेस देन 1 टाइम पर मंथ 0 पुरुष ने कहा, और 6 पुरुषों ने किसका कोई जवाब नहीं। तो हम इसे समझ सकते हैं कि 8 पुरुषों का ही मेजॉरिटी ज्यादा है। मीन्स औसतन एक पुरुष को 1 से 3 बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं जब भी कोर्ट केस चलता है। अगर वो दूसरे शहर में तो आप समझ लीजिए तो कितना समय लगेगा, वो आने जाने की ट्रैवलिंग को भी ऐड करना पड़ेगा। तो लगभग 30 महीने के 3 वर्किंग डेज जो है वो अफेक्टेड हर हालत में होते ही हैं। और अगर दूसरी स्टेट में है केस है तो फिर ट्रैवलिंग को भी अगर आप ऐड कर देंगे तो इससे ये संख्या बढ़ सकती है। और फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिटिगेशन, 7 पुरुषों ने कहा कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मीन्स उनको काफी ज्यादा आर्थिक जो तंगी हो रही है जब से केस लगे हैं। तो 7 पुरुषों ने कहा कि वो 7
जो आर्थिक तंगी है वो फेस कर रहे हैं, और 3 पुरुषों ने कहा कि वो नहीं कर रहे हैं, और 5 पुरुषों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो अब एक सवाल पूछा गया, क्या उन्होंने फ्री लीगल एड के लिए कोर्ट से कांटेक्ट किया? सिर्फ एक पुरुष ने कहा कि उन्होंने फ्री लीगल एड के लिए कंसल्ट किया है, कांटेक्ट किया है, और 11 पुरुषों ने इस पर नहीं कहा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि फ्री लीगल एड सर्विसेज हैं वो पुरुषों के लिए मतलब हेल्पफुल नहीं है, कि तो क्योंकि उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया, तो इसके ऊपर कुछ भी इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। बाकी 3 पुरुषों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक पुरुष ने कहा कि उन्होंने फ्री लीगल एड के लिए। अब उनसे सवाल पूछा गया, क्या वो फ्री लीगल एड लेना चाहेंगे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए? 4 पुरुषों ने कहा हाँ वो फ्री लीगल एड लेने के लिए इच्छुक है। तो 3 पुरुषों ने कहा नहीं वो लेना चाहते। 5 पुरुषों ने कहा इसके बारे में कोई इसको अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हम इसमें, और 3 पुरुषों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और अब फ्री लीगल एड सर्विसेज के ऊपर से पूछा जाए कि क्या सा उनका अनुभव है, तो एक पुरुष ने कहा गुड है, और 10 पुरुषों ने कहा कि उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, और 2 पुरुषों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या वो स्पीडियल ट्रायल फॉर डिस्पोजल ऑफ केस करना चाहते हैं? देखिए, जो भी अभियुक्त है आर्टिकल 21 के तहत यही कहा गया कि राइट टू हैव अ फ्री फेयर एंड स्पीडियल ट्रायल। तो फेयर एंड स्पीडियल ट्रायल का सबका होने का सबका एक जो है मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार भी बनता है आर्टिकल 21 में। अगर कोई भी अगर अभियुक्त होगा तो वो लिटिगेशन को जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। तो यहाँ से सबसे अच्छा रिस्पांस मिला पुरुषों का कि 11 पुरुषों ने कहा कि स्पीडियल ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लाइफ है अफेक्टेड हो रही है। जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं होंगे तब तक नहीं। तो ये अनिश कुमार की जजमेंट में भी कोर्ट ने एक तरह का एक ऑब्जर्वेशन दे दिया था कि साल के एंड तक इतने पुरुष जो हैं वो बरी हो जाएंगे। तो स्पीडियल ट्रायल जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पाएंगे। तो इसलिए 11 पुरुषों ने कहा कि स्पीडियल ट्रायल होना चाहिए। तो 2 पुरुषों ने कहा कि उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, और 2 पुरुषों ने कोई जवाब नहीं दिया। नो जो जवाब है नहीं दिया, इससे आप खुद इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि वो किस तरह के लिटिगेशंस हैं वो फेस कर रहे हैं जो पुरुष लोग हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग फॉर फाइलिंग फॉल्स केसेस। देखिए, क्या महिला और उनके जो परिवार वालों को भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए अगर वो एक बार साबित हो जाए कि केस झूठा है? तो 11 पुरुषों ने इस पे हामी भरी कि उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए। जो अगर कोई ये केस एक दफा कोर्ट साबित हो कर दे कि ये केस था वो झूठा था, जब वो प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित नहीं कर पाई किसी प्रकार का, तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस जो महिला जो वाइफ है और उनके परिवार वालों को बेयर करना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस। तो 11 पुरुषों ने इसके बारे में हामी भरी, नो किसी ने नहीं कहा, और कैनेट से 2 कहा, और 2 लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब एक सवाल पूछा गया, क्या हमारी मौजूदा कानून जो प्रणाली है उसमें क्या जो प्रोविजंस जो है वो वीक है? तो उसने कोर्ट ने 12 पुरुषों ने कहा कि हाँ ये वीक प्रोविजंस है, क्योंकि वीक प्रोविजंस होने की वजह से ही वुमेन जो है वो इंकरेज होती हैं, वो फॉल्स केसेस लगाती हैं, महिला और उनके परिवार वाले फॉल्स केसेस लगाते हैं। 12 जो पुरुष हैं उन्होंने कहा कि जो मौजूदा कानून सक्षम नहीं है कि महिला और उनके जो परिवार वालों को झूठा केस करने पे उनको सजा दे सके। तो 12 पुरुषों ने कहा कि ये आज की जो कानून प्रणाली है वो वीक प्रोविजंस बने हैं, जिससे महिला को जो है वो झूठे केस लगाती है, वो इंकरेज होती हैं, वो ताकि क्योंकि पता है कि झूठा केस लगाने के बाद भी उनको कुछ नहीं होगा, तो इसलिए वजह से उनको एक मोटिवेट होती है कि वो एक झूठा केस लगा सके ताकि वो पैसे जो है वो सेटल कर सके। अब यहाँ पर पूछा कि पुलिस फाइलिंग चार्जशीट विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। 10 पुरुषों ने कहा कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। मींस एक सवाल जो है वो चार्जशीट का पूछा गया कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी, तो इन्वेस्टिगेशन का चीज अलग है, ये चार्जशीट का पूछा गया है कि बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी। 10 पुरुषों ने ये कहा। अब ये पूछा कि किसी प्रकार की जो है वो डिमांड की गई थी सेटल करने के लिए केसेस में। 10 पुरुषों ने कहा कि उनसे पैसों की मांग की गई है। किसने की है? लड़की और उनके परिवार वालों ने। इसके बारे में कुछ ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन उनसे कहा है कि पैसे की मांग की गई है कि केसेस को सेटल करने के लिए। 2 पुरुषों ने नहीं बोला है, तो और 5 पुरुषों ने 3 पुरुषों ने किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया। तो 2 लोग, अब लंबा केस चलता है, अब वो 2 जो पुरुषों जिन्होंने नहीं कहा है और लंबा चलता है, तो केस तो आने वाले समय में डिमांड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा जो केसेस जो फेस कर रहे हैं उनमें से 10 पुरुषों ने कहा कि उनसे पैसों की मांग की गई है। अब देखिए, अगर क्या वाइफ ने 125 और डोमेस्टिक वायलेंस केस भी फाइल किए। 10 पुरुषों ने एक्सेप्ट किया कि
उनके ऊपर 125 और डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगाए गए। तो औसतन आप ये समझ लीजिए कि 3 केस इनके ऊपर हर हाल में लगाए जाते हैं पुरुषों पे, जब भी 498 का डाउरी का केस लगाया जाता है, साथ में मेंटेनेंस का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी साथ लगाया जाता है। तो 10 पुरुषों ने कहा कि उनको ये फेक केसेस भी फेस कर रहे हैं, मींस 3 केसेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं। तो एक पुरुष ने कहा कि नहीं लगाया है। अब जिनको नहीं लगाया तो अब उनका कितना ड्यूरेशन हुआ, इसकी जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा नहीं था अवेलेबल, आने वाले समय में वो लगेगा कि नहीं लगेगा इस पर कहना पॉसिबल नहीं है। और 4 पुरुषों ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया। अब इससे एक सवाल पूछा गया कि क्या मेंस राइट कमीशन की एक रिक्वायरमेंट है, नीड है? तो 13 पुरुषों ने कहा कि यस, एक प्रकार की एक इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए जो मेंस राइट, जो पुरुषों की भी ग्रीवेंसेस को सुन सके। तो 13 पुरुषों ने इस पे यस बोला और 2 पुरुषों ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ एक सवाल पूछा कि क्या उनके सिबलिंग के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स पे अफेक्ट हुआ है? तो देखिए 3 पुरुषों ने कहा कि उनके कैरियर अफेक्ट हुआ, 2 पुरुषों ने कहा तो इस पे जवाब ने नहीं बोला, एक ने तो कुछ कमेंट नहीं किया और 9 पुरुषों ने इसके ऊपर जो है कोई आंसर नहीं दिया। और इसके ऊपर रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, कुछ जजमेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। इंडियन पिनल कोड को आप देख सकते हैं, हरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रीति कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट की रिपोर्ट हुई थी 2010 में, क्रिमिनल लॉ जर्नल, इस जजमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं। नीता मेहरोत्रा की जो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट थी 2012 में आई थी, इसको भी आप देख सकते हो। और एक जो जर्नल है वो पब्लिकेशन हुआ था, आप इसको भी आप लोकेट करके देख सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।